नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें आपको कि देहरादून के मुख्य सेवक का सदन में दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी तू नारायणी कार्यक्रम में 38 वर्षीय महिलाओं को यहां पर सम्मानित किया और साथ ही साथ इन महिलाओं को शिक्षा, समाज सेवा, उद्यमिता, पर्यावरण, कृषि, संस्कृति और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के त्याग, संघर्ष और संस्कार ने परिवार और समाज की नींव मजबूत की है। उन्होंने उत्तराखंड की मातृशक्ति की भूमिका और योगदान को प्रेरणादायी बताया और कहा कि पहाड़ की असली ताकत उसकी माताएं हैं। वहीं कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो ये दिवस हम सबको याद दिलाता है कि कैसे हम लोगों की संघर्ष की कहानी है और कैसे संघर्ष से सफलता की ओर की यात्रा रही है और कैसे आगे चल के अपनी यात्रा को सुचारू हमने रखना है। उस और चर्चा भी, परिचर्चा भी और ऐसी महिलाएं जो बहुत ही विशिष्ट कार्य करती हैं और समाज के लिए प्रेरणा बनती हैं, और खासकर फिर अब वो महिलाएं जो कि 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हैं, उनके जीवन में आज कितनी सक्रियता है, आज वो किस उद्देश्य के साथ में जीवन को आगे बढ़ा रही हैं, आज किस उद्देश्य के साथ में वो समाज में किस प्रकार से हमें अपनी भूमिका अदा कर पा रही हैं। तो आज उन महिलाओं को चिन्हित करते हुए, जो चाहे गरीब परिवार से हो, मध्यम परिवार से हो अथवा जो संपन्न परिवार से हो, तीनों कैटेगरी की जो हमारी महिलाएं हैं जो 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हैं, जो आज भी किसी न किसी दिशा में, चाहे कोई महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हो किसी स्वरोजगार के संदर्भ में, चाहे वो पर्यावरण को बचाने की दिशा में लगातार आंदोलनरत हैं, चाहे वो राज्य आंदोलनकारी रही हैं, चाहे वो उन्होंने अपनी बच्चियों को शिक्षा देने में जो है समाज की सोच के विपरीत उनको शिक्षा देने का उन्होंने निर्णय लिया हो। तो ऐसी संकल्पित महिलाएं और जिनका संकल्प फलीभूत हुआ है, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों से 8 मार्च को। उधर आपको बता दें कि मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कांग्रेस की ओर से गांधी चौक स्थित गुरुद्वारा सभा के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला कांग्रेस मसूरी की अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्षद सुशांत वोरा रहे। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में महिलाओं और युवतियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और महिलाओं को उपहार भी वितरित किए गए। वक्ताओं ने महिलाओं के अधिकार, सम्मान, समाज में उनकी भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया गया। वहीं मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने शिरकत की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ज्योति रौतेला ने कहा कि धामी के नेतृत्व वाली सरकार अपने कार्यकाल को बेमिसाल बता रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, लूट और लूटपाट की जो घटनाएं हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 4 साल बेमिसाल नहीं, 4 साल उत्तराखंड के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए बेहाल है। इस प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती गई, बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के ऊपर अपराधीकरण की घटनाएं बढ़ी, बच्चे एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से गायब होते रहे, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन जो ये धामी सरकार है, भाजपा की सरकार है, बेशर्म सरकार है। इन लोगों को लोगों के मुद्दों से, लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं, इनको केवल सत्ता में बने रहना है। और अगर उत्तराखंड के लोगों से आप पूछोगे तो इनके जो 4 साल नहीं 9 साल जो इनके सरकार के, ये उत्तराखंड के लोगों को बेहाल करके महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, अंकिता को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, बच्चे गायब हो रहे हैं और रोज बलात्कार और हत्या की घटनाएं इस प्रदेश में हो रही। अपराधीकरण हमारे देवभूमि उत्तराखंड।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा बजट सत्र से पहले ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बता दें आपको कि विपक्षी दल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार सत्र के दौरान सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस सदन के भीतर जनता से जुड़े सवाल मजबूती से उठाएगी और सरकार से उनका जवाब भी मांगेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति, शिक्षा व्यवस्था और किसानों से जुड़े कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमारा रुख साफ है। अब सवाल के जवाब चाहते हैं। हम नियमों के अंतर्गत सरकार को से सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे नियमों के अंतर्गत। और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। अफसरशाही बेलगाम है और अपराधी में डर नहीं है। रोजगार के साधन या स्वरोजगार की दिशा में सरकार कोई पहल नहीं कर पाई है। जो बुनियादी ढांचा है वो पूरी तरह खोखला हो चुका है। पलायन रोकने की दिशा में पलायन आयोग का गठन किया। पलायन को रोकने की दिशा में सरकार ने क्या पहल की है? लगातार पलायन क्यों हो रहा है? और आपदा से जो प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आज भी बुनियादी ढांचा जो ध्वस्त हो चुका था उसके उनके उस दिशा में सरकार ने क्या काम किया है यह जग जाहिर है। आज भी पुनर्वास नहीं हो पाया है, विस्थापन नहीं हो पाया है। मैंने कहा ना कि स्कूल में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, अध्यापक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अस्पताल रेफरल सेंटर बन चुके हैं, विशेषज्ञ जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक नहीं है, विशेषज्ञ चिकित्सक, और जो उपकरण नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन, ये जो आवश्यक होती है ये तक नहीं है। पॉली मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है और डॉक्टरों की लगातार कमी दिखाई दे रही है। तो तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए और सरकार से जवाब मांगने का हमारा अधिकार है। और हम चाहते हैं कि सदन शांति से और व्यवस्थित रूप से चले, ये हमारी कोशिश रहेगी। वहीं कांग्रेस विधायक ने सुमित निर्देश ने दरअसल बताया कि सत्र शुरू होने से पहले गैरसैंण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही सदन में हम जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। वहीं हल्द्वानी में चल रही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर विधायक सुमित निर्देश ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर शहर में कई जगह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जिससे कि आम जनता में भय और असंतोष का माहौल है। विधायक ने कहा कि हम जनता के साथ हैं और विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। एक दल की बैठक आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में गैरसैंण में है 5 बजे से, और वहाँ सारे विधायक जो होंगे अपने क्षेत्रों समेत जो प्रदेश कालिक इस समय अव्यवस्थाएं उनको उजागर करने का हम लोग सत्र में प्रयास करेंगे। इस पे सामूहिक और सोची हुई एक रणनीति के तहत जो भी विषय हैं, चाहे कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, चाहे आम जनमानस के जीवन से जुड़े हुए छोटे बड़े पहलू हैं, ये सारे विधानसभा सत्र में उजागर करने का हमारा प्रयास रहेगा। फिर बजट का आवंटन जो है, अलॉटमेंट जो एलोकेशन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उस पर भी अध्ययन होगा कि सरकार कह रही है हमने इतना रुपया बढ़ा दिया बजट में, वो पैसा वो ला कहाँ से रहे और वो खर्च कहाँ करेंगे, ये आम जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जनता का सारा पैसा है। तो इसलिए बजट को बड़ा आकार दिखाकर, लेकिन वो किफ़ायती बजट ना हो और महंगाई पे कोई जो महंगाई का जो प्रकोप है उस पर कोई अंकुश ना लगा सके, ऐसा बजट अगर सरकार पेश करेगी तो हम इसका विरोध करेंगे। रवैया सकारात्मक रहेगा और जनता के हितों के मत में रहेगा, और हमारी आशा यही है कि सरकार
तक हम जनता की आवाज़ को पहुंचाएं, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। बहुत सारे हल्द्वानी वालों को तो सबसे ज़्यादा जो ये तोड़ फोड़ करी गई है और जो लोगों के घरों पे निशान लगाए गए हैं, जिस प्रकार से मनभूलपुरा आज़ाद नगर के लोगों को बिल्कुल टारगेट करके और यहाँ के हमारे आवास विकास सुभाष नगर, बमोरी, भगवानपुर के लोगों को टारगेट करके उनको प्रताड़ित करा गया है, ये प्रथम दृष्टि में तो सबसे पहले यही विषय है। उसके अलावा व्यापारी वर्ग को जो परेशान करा गया है चौड़ीकरण के नाम पर, अन्य कारणों के नाम पर, और जो आम जनता झेल रही है प्रकोप, क्योंकि केंद्रित जब सारा ये व्यवस्था हो जाती है, देहरादून से सब केंद्रित है, और अधिकारी जब आम जनप्रतिनिधि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनकी नहीं सुनती है, तो सरकार की विफलता सामने साफ दिख रही है। 2027 का देखिए, चुनावी मशीनरी तो भाजपा की सशक्त है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन देश की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, प्रदेश की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, सामाजिक आर्थिक न्यायिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, तो इसलिए शाहजी आके अपनी पार्टी की वाहवाकारी तो करेंगी, उनका दायित्व भी है, लेकिन जो ज़मीनी असलियत है वो और ही दूसरी है। और यहाँ पर वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का फौरन लौट रहे हैं। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बताते हैं, उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य में 3 नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इनमें आपको बता दें कि नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय और देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और साथ ही शिवालिक का विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि धामी सरकार उत्तराखंड को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि शिक्षा का हब बनाना अच्छी पहल है, लेकिन सरकार को नकल माफियाओं पर भी सख्ती से लगाम लगानी चाहिए। बनाने की जो सरकार बात कर रही है, ये अच्छी बात है, एजुकेशन हब बने, लेकिन सरकार नकल माफियाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई है। किस प्रकार से यूपी SSSC में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं और यहाँ पे जो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हीं के स्कूलों में इस प्रकार के काम कर रहे हैं। सख्त नकल विरोधी कानून की ये बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पेपर लीक सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर हो जाता है। अगर आप एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने नेताओं को, आपको जो इसमें धंधे में संलिप्त है, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। एजुकेशन हब तो अच्छा है बने, पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पर आए, उत्तराखंड के जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो। नारायण दत्त तिवारी जी सूबे के जो मुख्यमंत्री बने थे, मैं समझता हूँ औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर डेवलप हुआ। 2000 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उस टाइम उत्तराखंड के अंदर आई। टाटा, बजाज, किर्बी, हिंदुस्तान, ऐसी कंपनियां उत्तराखंड के अंदर आई। उन्होंने राग लापने का काम नहीं किया, उन्होंने काम किया धरातल पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एजुकेशन जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, इनके समय पे सबसे ज्यादा निचले स्तर पर गया। नकल माफिया इनके समय पे हावी हुए हैं। यहाँ पे पेपर इनके समय पे लीक हुआ है। इनके जो माफिया, उनको संरक्षण सरकार का प्राप्त है। अगर एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो इस प्रकार के काम आपके सरकार में हो रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। उधर गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने ना तो अंकिता भंडारी पर कुछ कहा और ना ही उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे पर बात की। साथ ही नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उत्तराखंड आती है, इन्हें यहाँ की जनता से कोई लगाव नहीं। हम जरूर मना रहे हैं कि 4 साल के अंदर किस प्रकार से पूरे देश का और प्रदेश का विनाश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, ये पूरे देश की जनता जानती है। यहाँ पे किस प्रकार से पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है,
रोजगार देने में सरकार नाकाम साबित हुई है। यहाँ पे जो हमारी उम्मीदें थी कि सरकार 4 साल जो अपना कार्यक्रम बना रही है, कुछ घोषणाएं करती और जो धरातल पे उतरती। घोषणाएं जरूर करेंगे, हर बार घोषणाएं करते हैं, अमित शाह जी भी आए हैं, वो भी घोषणा करेंगे, लेकिन धरातल पे कुछ देखने को नहीं मिलता। इन्होंने कहा था ना कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख एक के अकाउंट में आएंगे, आज तक नहीं आए। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार युवकों को आज तक नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी छोड़िए, किसान तो आज भी अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर है। किस प्रकार से महिला अपराध में उत्तराखंड पहले स्थान पर पहुंच गया है, ये इनके 4 सालों के कार्यकाल में हुआ। किस प्रकार से यहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, दिन दिहाड़े यहाँ लोगों की हत्या हो रही है, हमारी जो महिलाएं बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं है, ये इनकी 4 साल की उपलब्धि है। मैं समझता हूँ 4 साल के अंदर जितना विनाश भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। वहीं उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ विकासखंड परिसर में वनाग्नि रोकथाम को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर और प्रभागीय वनाधिकारी देवी प्रसाद बलूनी और साक्षी रावत की देखरेख में आयोजित हुआ। इसमें वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के 68 अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में वनाग्नि की रोकथाम, आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और साथ ही वायरस संचार, फायर सेफ्टी और प्राथमिक उपचार से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही मॉक अभ्यास के जरिए आपदा से निपटने की तैयारी भी कराई गई। उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित राजकीय एलजी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में बायोमेडिकल कचरे के खुले में पड़े रहने का गंभीर मामला सामने आया है। अस्पताल परिसर और एम्बुलेंस स्टैंड के पास खून से सनी पट्टियां, इस्तेमाल की गई सुइयां और अन्य संक्रमित मेडिकल वेस्ट के ढेर लगे होने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि लापरवाही से आसपास की बस्तियों में बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। जो जनरल वेस्ट है, जो नित्य प्राय जैसे हमारा किचन भी है, उसका भी वेस्ट होता है, जो गीला कचरा होता है, और जो पन्नियां हैं वो सूखा कचरा है। तो इस तरह का कचरा जो है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उसका निस्तारण वो करती है। वो अपनी गाड़ियां भेजती है समय समय पर, बल्कि लगभग रोज ही गाड़ी आती है नगर निगम की। और अभी हमने नगर निगम को जो है आपसी सामंजस्य के जरिए जो है हमने उनको सुविधा भी दे रखी पार्किंग की। तो अब अगर उन कचरा कहीं पाया गया है तो थोड़ा सा नगर निगम से मुझे समन्वय फिर से उसको मजबूती से बनाना होगा। लेकिन जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए हमारे यहाँ ग्लोबल एनवायरनमेंट सोल्यूशन करके संस्था है, जो पूरे कुमाऊं रीजन का बायोमेडिकल वेस्ट की जिम्मेदारी उसकी है निस्तारण की, उसके द्वारा किया जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ भी किया जाता है उसके द्वारा विभिन्न विभागों से। लेकिन अगर ये समस्या अभी जैसा बता रहे हैं, मैंने भी देखा है और मुझे भी अच्छा नहीं लगा, और मैं भी इसके लिए कड़े दिशा निर्देश दूंगा, जिससे कि कचरा आगे से प्रांगण में कहीं भी नजर ना आए। उधर हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के घर में घुसकर हमले के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार दबिश देने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में कई अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। उधर हरिद्वार में घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। अब इस दौरान कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर महंगाई का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अशोक कुमार ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई पर रोक लगाना बीजेपी के लिए नामुमकिन हो गया है। जब से एप्स्टीन फाइल एक एक करके खुल रही है, मोदी जी अमेरिका के आगे घुटने ही नहीं रेंगने को तैयार बैठे हैं। अमेरिका जो कह रहा है भारत वो काम कर रहा है, मोदी सरकार, भारत नहीं मोदी सरकार वो काम कर रही है। अभी
ट्रंप ने कहा, और ट्रंप के जो टटपूंजे मंत्री है उन्होंने कहा कि अब तेल जो है वो वेनेजुएला से खरीदा जाएगा, जो हमारा पारंपरिक मित्र है रसिया, उससे नहीं। उससे आपने देखा होगा कि आपूर्ति भी कम कर दी भारत ने। अभी कल इन्होंने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, जबकि वही हरदीप पुरी जिसका एप्स्टीन फाइल में कई बार नाम आ चुका है, वो मुंह पे ताला लगाए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार का हर मंत्री अपने मुंह सिले हुए है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। महंगाई के विरोध में और जो एप्स्टीन फाइल है, ये जिस तरह से बिल्कुल हमारे जो पीएम है जो 56 इंच की छाती की बात करते थे और आज तो बिल्कुल विलोम हो गया। तो अब मुझे लग रहा है 56 क्या 112 की तो छाती जो है ट्रम्प जी की हो गई और मोदी जी की मुझे लग रहा 0 हो गई। तो देश देख रहा है और जो बातें ये करते थे, जो छाती पीट पीट के कहते थे और किस तरह से जो इनके पुराने बयान आ रहे हैं। कल रजत शर्मा का एक देखा था इंटरव्यू में, उसमें कहते थे कि जो है कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे कंप्रोमाइज हो जाएगा और ये कैसे हो जाएगा, दूसरी सरकार कैसे कर लेगी, विदेश कैसे दबाव बना लेगी। और आज देख रहे हैं हम कि कैसे घुटनों के बल हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बैठे हुए हैं और मोदी जी कह रहे हैं 30 दिन की अनुमति, मतलब जो है वो कह रहे हैं हमने 30 दिन की अनुमति दे दी भारत को। तो मैं समझता हूँ इससे जो है गंदा दिन भारत के लिए नहीं आ सकता, इससे कोई छोटी बात नहीं हो सकती। और भारत के प्रधानमंत्री सहन कर रहे हैं, वो अब भी अपनी मुँह ताने जो है गर्व से कह रहे हैं। आज कल गृह मंत्री जी आए, कह रहे जी हम एक घुसपैठिया बाहर कर देंगे। अरे क्या घुसपैठिया बाहर कर दोगे, आप तो खुद घुटनों के बल बैठ गए, आपका नेता घुटनों के बल बैठ गया। ये सरकार जानी चाहिए। लोग तराई तराई से, महंगाई से, हर तरफ से जो है तराई तराई हो रही है। इस सरकार के आखिरी दिन आ गए। धन्यवाद। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का।